मैं महाराज यादव आज समुच्चय और कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए चर्चा करते हैं। साधारणतः हम लोग समुच्चय शब्द सुने हैं, परिचित हैं। उससे ज्यादा हम लोग उसका जो अंग्रेजी रूप है सेट शब्द से अधिक परिचित हैं, सुनने को मिलता है। जैसे पंपिंग सेट, सोफा सेट, ड्राइंग सेट, डिनर सेट, ये विभिन्न सेट का नाम सुने हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग समुच्चय की परिभाषा और उसके शब्दों पर जाते हैं। किसी निश्चित विषय से संबंधित वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। जैसे पंपिंग सेट, सोफा सेट, ड्राइंग सेट इत्यादि। मैंने परिभाषा में शब्दों पर जाते हैं। किसी निश्चित विषय से संबंधित समुच्चय में एक निश्चित विषय से संबंधित वस्तुओं का समूह है। वस्तु यहाँ व्यापक शब्द है। यहाँ चिन्ह भी हो सकता है, विचार भी हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकती हैं। तो किसी निश्चित विषय से संबंधित मीन्स विषय निश्चित होना चाहिए और वस्तुएं उसी विषय से संबंधित हो। जैसे हमको पंपिंग सेट लेना है तो उसके जो सामान है उसी का समूह होना चाहिए। जैसे उसमें अब पंपिंग सेट में अब साइकिल हो जाएगी, बाल्टी हो जाएगी, ये नहीं आएगी। जो वस्तुएं पंपिंग सेट में, पानी चूसने की मशीन में जो सामान लगते हैं वही वस्तुएं होनी चाहिए। तो पहला है कि कोई निश्चित विषय होना चाहिए, उसी से संबंधित वस्तुएं हो। दूसरा है सुपरिभाषित हो, जो वस्तुएं हो वो सुपरिभाषित हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अमुक वस्तु उस विषय से संबंधित है या नहीं है। तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि है अथवा नहीं है। तो जो वस्तुएं होंगी वो सुपरिभाषित होनी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस तो यस होना चाहिए, नो तो नो होना चाहिए कि इस समुच्चय की वस्तु है या नहीं। तो किसी निश्चित विषय से संबंधित सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह होना चाहिए। तो ये समुच्चय की परिभाषा हुई कि कोई निश्चित विषय होना चाहिए और वस्तुएं सुपरिभाषित होनी चाहिए। ये उदाहरण दिए गए आपको कि पंपिंग सेट, सोफा सेट, ड्राइंग सेट, जिनसे हम लोग पहले से परिभाषित है। समुच्चय इसकी हिंदी है सेट। तो अब हम समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे पंपिंग सेट है तो हमने पी से प्रदर्शित कर दिया, सोफा सेट है तो एस से प्रदर्शित कर दिया, ड्राइंग सेट है डी से कर दिया। ए बी सी डी कोई भी अक्षर
समानता जो हम लोग प्रयोग करते हैं, समुच्चय के नाम को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को प्रयोग करते हैं, और जो वस्तुएं होती है यहाँ गणित की भाषा में, यहाँ हम उनको वस्तुओं को अवयव बोलते हैं। तो अवयव को जनरली हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर ले सकते हैं, और यह जो वस्तु है उसके नाम को लेते हैं। तो समुच्चय के नाम को हम लोग समानता अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लेते हैं, अवयवों को छोटे अक्षर से लेते हैं, या जो अवयव है जस्ट उसी को लेते हैं। अब आगे समुच्चय के निरूपण की दो विधियां, समुच्चय के निरूपण की दो विधियां हैं। नंबर एक है तालिका विधि, या रोस्टर विधि। तालिका विधि या रोस्टर विधि में हम समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, और प्रत्येक दो अवयवों के बीच में अल्प विराम लगा देते हैं। तो मझले कोष्ठक में लिखते हैं, जैसे कि समुच्चय का नाम ए है, उसके अवयव हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो ध्यान रखें कि मझले कोष्ठक के अंतर्गत लिखते हैं, और प्रत्येक दो अवयव के बीच में अल्प विराम कामा लगा देते हैं। और अवयवों का क्रम बदलने से समुच्चय के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अगर हम ई को आगे लिख दें, आई को पीछे लिख दें, ऐसा करने से अगर उतने ही अवयव लिखे हुए हैं, क्रम बदल दिया जाए तो समुच्चय के वैल्यू में कोई अंतर नहीं होता है। किसी अवयव को एक से अधिक बार लिख दिया जाए तो उसका संक्षिप्तीकरण करते समय जो एक से अधिक बार अवयव लिखा हो उसको एक बार लिख दिया जाता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये नाम से जैसा कि दिया गया है, तालिका विधि है या रोस्टर विधि है। रोस्टर का मतलब ये होता है कि इनके क्रम को बदल दिया जाए, पीछे बदल दिया जाए, परस्पर चेंज कर दिया जाए प्लेस, तो समुच्चय के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी विधि है गुण विधि, या समुच्चय निर्माण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, जैसा कि नाम से देखें गुण विधि। इस विधि के अंतर्गत, समुच्चय निरूपण की इस विधि के अंतर्गत हम समुच्चय के अवयवों के कॉमन गुण को शब्दों में लिख देते हैं। जैसे आप यहां समुच्चय देख रहे हैं, इसी समुच्चय को हम जब गुण विधि में लिखते हैं तो यहां इसके अवयवों की जो कॉमन गुण है उसे हम शब्दों में देते हैं, और यहाँ एक छोटे अक्षर में एक्स और ये चिन्ह देते हैं, और इसको पढ़ेंगे हम यस दैट यस। और आगे कॉमन गुण को लिखते हैं शब्दों में, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। ध्यान रहे यहाँ जो वाक्य है वो एक वचन में होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, यहाँ जो यस है इस पूरे का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो यहाँ आप एक इकाई समझते हुए, एक प्रतिनिधि समझते हुए आप यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है लिखेंगे। स्वर है नहीं लिखेंगे, बहुवचन में नहीं होना चाहिए कथन, कथन आपका यहाँ एक वचन में होगा। ऐसे आप विभिन्न उदाहरण ले सकते हैं, जैसे तालिका विधि में हमने दूसरा उदाहरण लिया, 1 2 3 4 5 8 समान। अब इसी को हम यहाँ गुण विधि में लिख रहे हैं, तो कॉमन गुण को लिखेंगे यस दैट यस। धन पूर्णांक है,
ये हम लोगों ने समुच्चय के निरूपण की दो विधियां पढ़ा, तालिका विधि और गुण विधि। आगे हम लोग समुच्चय के किसी अवयव के समुच्चय का अवयव होना न होना को प्रदर्शित करने के लिए, जैसे कोई समुच्चय लिखा है ए, ये कोई समुच्चय है और ए इस समुच्चय का अवयव है, स्मॉल ए अवयव है समुच्चय ए का। इसको हम प्रतीक के रूप में गणित की भाषा में चिन्ह के साथ ऐसा लिख सकते हैं, यस ए अवयव है समुच्चय ए का, तो यस बिलोंग्स टू ए। जैसे यहाँ बी लेटर नहीं है तो हम इसे लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। आप एक्सरसाइज में खाली स्थान भरने के लिए आएगा कि चिन्ह का प्रयोग करके आप सही विकल्प भरिए, तो जहां अवयव है वहां आप इस चिन्ह को लगाएंगे, जहां नहीं है वहां इस चिन्ह को लगाएंगे। जैसे ए है तो यस कर दिया, और बी इसमें नहीं है तो यहाँ ये चिन्ह भर देंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे समुच्चय के प्रकार। यहाँ साधारणतः समुच्चय का जो प्रकार है वह समुच्चय के अवयवों की संख्या के ऊपर है। जैसे एकल समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही अवयव हो उसे हम एकल समुच्चय बोलते हैं। जैसे यह एक एकल समुच्चय है। जैसे गुण विधि में या समुच्चय निर्माण विधि में हम लिखते हैं यस समअभाज्य संख्या, समअभाज्य पूर्णांक। ऐसा पूर्णांक इस समुच्चय का अवयव जो है वह ऐसा पूर्णांक है जो सम है और अभाज्य है। तो सम और अभाज्य में दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी होती है, अभाज्य भी होती है और पूर्णांक भी होती है। तो अकेले ही है ना, पूरे पूर्णांक में दो एक ऐसी विशेष संख्या है जो सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है और पूर्णांक भी है। तो यह उदाहरण आपका एकल समुच्चय का। ये प्रश्न जो है परीक्षा में आता है और ये चूंकि इसमें इतनी विशेषताएं लिए हुए है इसलिए ये जरूर पूछा जाता है, तो आप इसके ध्यान रखेंगे कि समअभाज्य संख्या कैसा समुच्चय है। ये ऐसा समुच्चय है एकल समुच्चय। आगे हम लोग पढ़ते हैं रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न उपलब्ध हो उसे हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। जैसे हम कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पूर्व का अक्षर, ए से पूर्व का अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पहले कोई अक्षर होता है? तो ए से पहले कोई अक्षर नहीं होता है, तो कोई भी अक्षर नहीं होता है, तो ऐसे समुच्चय को हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं।
और इसको प्रदर्शित करने के लिए एक तरीका तो यह है महिला पोस्टर लगा दीजिए दोनों तरफ से। चलो बंद कर दिए। और यहाँ कोई अगर लिखा है तो रिक्त समुच्चय या किसी को इस हाई चिन्ह के साथ प्रदर्शित कर सकते। इसे यूनानी भाषा का अक्षर है हाई। परंतु आप ऐसा नहीं लिखेंगे, कभी कभी गलती से हम लोग ऐसे लिख देते हैं ये फाई ये समुच्चय नहीं है, ये एकल समुच्चय का उदाहरण है। ये प्रथम परीक्षा में कंपटीशन में बहुत आता है। ये एकल समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय का चिन्ह केवल ये है, ओनली फाई लिखा हुआ है तो रिक्त समुच्चय है। अगर महिला कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है तो ये एकल समुच्चय। आगे हम पढ़ते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, निश्चित हो कि बस इतने ही हैं, तो उस समुच्चय को हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे समुच्चय ए बराबर लिखा है ए बी सी अप टू जेड। जैसा कि आपका ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय है, तो इनकी संख्या सीमित है कि 26 अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, तो 26 निश्चित है, 27 नहीं हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। तो ऐसे समुच्चय के बोलते हैं लोग परिमित समुच्चय। अगला हम पढ़ते हैं अपरिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या असंख्य हो, अनिश्चित हो, ऐसे समुच्चय को हम लोग अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्दों की संख्या, अंग्रेजी भाषा का शब्द, अंग्रेजी भाषा का शब्द, तो यह अपरिमित समुच्चय है। नए नए शब्द बनते रहते हैं, निश्चित नहीं है कि अंग्रेजी भाषा का शब्दकोश फिक्स हो गया है, अब नहीं बढ़ेगा। नए शब्द बनते रहते हैं तो शब्दकोश बढ़ता रहता है, उसका कोई लास्ट नहीं है कि अब भाषा का शब्द नहीं बनेगा। इसलिए ऐसा समुच्चय है अपरिमित समुच्चय। थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण देंगे। जैसे एक बालू है, उसके कणों की संख्या पूछी जाए तो वह अपरिमित है, क्योंकि उसके कणों को हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कितने ही, जितनी बार काउंटिंग करवाइए बढ़ जाएंगे। अब कह जाए एक ट्रक बालू तो अपरिमित होगा। अगर हम एक ट्रक गेहूं है, अनाज है, तो वो सीमित है, उसको गिना जा सकता है, वो अलग टूट करके बढ़ेगा नहीं, उससे निश्चित है टाइम लगेगा, लेकिन गिनती उसकी की जा सकती है, तो उपरिमित है। परंतु एक बालू है, उसके कणों की संख्या काउंटिंग करना है, अपरिमित समुच्चय। आगे हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट, समुच्चय की संक्रिया। समुच्चय की संक्रिया में पहली संक्रिया है समुच्चय का सम्मिलन।
दो या दो से अधिक समुच्चय दिए गए हैं, उनके समस्त अवयवों को मिला करके एक नया समुच्चय प्राप्त होता है, उसे हम समुच्चय का सम्मिलन कहेंगे। जैसे एक समुच्चय है ए, इसके अवयव हैं 1 2 3 4, और दूसरा समुच्चय है इसके अवयव हैं 3 4 5 6। अब हम समुच्चय ए और समुच्चय बी का सम्मिलन प्राप्त करें। तो हम यहाँ ए और बी दोनों के अवयवों को एक ही समुच्चय में ले देते हैं, कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो दोनों के अवयवों को मिला करके हम एक नया समुच्चय प्राप्त करें। 1 2 3 4 5 जो कॉमन अवयव हैं, जो दोनों समुच्चयों में अवयव उपस्थित है, उनको हम एक ही वाले, लेकिन कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, कॉमन अवयव है इसको एक वाले। और सम्मिलन के लिए यहाँ गणित की भाषा में चिन्ह के रूप में हम इस तरह चिन्ह बनाते हैं, और इसे हम लोग ए यूनियन बी पढ़ते हैं, या इसे ए का बी भी बोला जाता है, इसे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर हो गया 1 2 3। दूसरा है दो समुच्चयों का प्रतिच्छेद, समुच्चयों का अंग्रेजी में इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। दो समुच्चय दिए गए हैं, हमको इसका प्रतिच्छेद इंटरसेक्शन प्राप्त करना है, तो हम लोग एक ऐसा समुच्चय प्राप्त करते हैं जिनमें केवल कॉमन अवयव, उभयनिष्ठ अवयवों को ही लिखा जाता है। जैसे कोई समुच्चय है ए बी सी डी, दूसरा समुच्चय है सी डी ई एफ जी। अब हमको प्राप्त करना है ए प्रतिच्छेद बी, समुच्चय ए प्रतिच्छेद समुच्चय बी। तो यहाँ हम दोनों समुच्चय के उन अवयवों को लिखते हैं जो कॉमन है, उभयनिष्ठ। हम देख रहे हैं कि ए बी इसमें नहीं है, सी और डी इसमें भी है और दूसरे में भी है, तो सी और डी को हम लिख लेते हैं। आगे हम पढ़ते हैं दो समुच्चयों का अंतर। अंतर समुच्चय, एक समुच्चय है इसके अवयव हैं ए बी सी डी, और दूसरा समुच्चय है बी, इसके अवयव हैं सी डी ई एफ। और हमको प्राप्त करना है बी बराबर इतना तथा बी बराबर इतना। तो ए अंतर बी तो ए अंतर बी प्राप्त करने के लिए समुच्चय ए पर लिखा हुआ है, समुच्चय बी बाहर लिखा। समुच्चय ए में से बी, ए और बी के कॉमन अवयवों को छोड़ दिया जाएगा, ए के जो अवयव शेष बच रहे हैं उन्हीं को लिखा जाएगा। यहाँ ए बी सी डी और यहाँ सी डी ई एफ लिखा, यहाँ ए पहले लिखा हुआ है, तो पहले वाले समुच्चय में
कॉमन अवयव छोड़ करके पहले के अवयवों को लिखा जाएगा। तो सी और डी छोड़ दिया जाएगा, बचेगा क्या, ए और, जबकि यहाँ पे देखेंगे ए और बी आपके दिया हुए कॉमन है, छूटे हुए हैं, लेकिन इनको नहीं लिखा जाएगा, यहाँ जो पहले लिखा हुआ है उसी को लिखेंगे। जैसे यदि हमको बी अंतर सी, बी अंतर ए प्राप्त करना, अब बी पहले हो गया, ए बाद में है, तो ए के अवयवों को नहीं बल्कि बी के शेष अवयवों को लिखा जाएगा। अब बी पहले है, कॉमन को छोड़ दीजिए, अब ई और एफ लिखे जाएंगे, क्योंकि यहाँ बी पहले हो गया, इसके शेष अवयव लिखे जाएंगे ई एफ। ये समुच्चयों का अंतर है। अब आगे हम लोग अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे समुच्चय का बेनारेख द्वारा निरूपण। तो आज इतना ही। थैंक यू।